So today we'll do the last code, that's Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. नाउ कोई भी इंडस्ट्री है वो 3 फेजेस से गुजरती है। दैट इज पहले वो आके रजिस्टर करवाएगी, फिर कुछ उसको लाइसेंस चाहिए होगा तो वो लाइसेंस इशू करेगी एंड देन उसका क्लोजर होगा अगर वो बंद करना चाहती है तो। इस कोड में बोला गया है कि अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है या न्यू इंडस्ट्री है तो उसको तुरंत रजिस्टर कराना है। कितने दिन में? 60 डेज के अंदर। अगर वो स्टैब्लिशमेंट बनती है तो उसको 60 डेज के अंदर रजिस्टर करवाना है। अब वो लाइसेंस जो है 3 तरीके के ले सकती है। मतलब अगर वो 3-4 चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, तो वो कॉमन लाइसेंस ले सकती है। वो चाहे तो सिंगल लाइसेंस भी ले सकती है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, तो उनको भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी लाइसेंस लेना है। फिर चाहे वो वर्क स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर्स हों या नेशनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर्स हों। अगर कोई इंडस्ट्री का क्लोज़र हो रहा है, तो वो सर्टिफिकेट मतलब मतलब एक सर्टिफिकेट इशू करती है इंडिकेटिंग दैट ऑल द ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज आर पेड एंड इन्फॉर्म विद इन 30 डेज। मतलब 30 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जो कि बताएगा कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी ड्यूज हैं, सब कुछ पे हो चुके हैं। नाउ इस कोड में एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है? आवर्स कि कितने घंटे का वो काम करना है। पहले जो था 9 घंटे काम करते थे एम्प्लॉइज। अभी जो ये न्यू कोड आया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 8 घंटे काम करेंगे, एक और मैक्सिमम 1 आवर का लंच ब्रेक मिलेगा। और ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये विल नोटिफाई द आवर्स। लाइक किस इंडस्ट्री में 7 घंटे का काम कराना है, 6 घंटे का काम कराना है, मतलब वो ऐसा कर सकती है। बट इट शुड नॉट बी मोर देन 8 आवर्स। ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8 घंटे की है। और वीकली ऑफ मिलेगा। मतलब इसमें प्रोविजन है कि जो एम्प्लॉयर है वो लगातार 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, तो वीक ऑफ कभी भी ले सकता है वो। मतलब उसको 6 दिन से ज्यादा का काम नहीं कराना है। नाउ एनुअल लीव के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में क्या बोला गया है इसमें? एनुअल लीव के रिगार्डिंग प्रोविजन है कि जो अगर उसने 20 to 40 डेज का काम करा है, मीन्स 240 डेज आउट ऑफ 365 डेज, जो भी 1 साल का है, अगर उसने काम किया है तो वो इसका जो भी लीव वाला बेनिफिट है वो नेक्स्ट ईयर में उठा सकता है। तो ये जो प्रोविजन है ना 240 डेज का, ये पहले था। अब ये जो नया कोड आया है इसमें एनुअल लीव के बारे में बोला गया है 180 डेज। मतलब इसे कम कर दिया है, पहले 240 था अब 180 है। तो अगर वो 180 डेज तक उसने 1 साल काम करा है तो वो एलिजिबल है एनुअल लीव के लिए। लेकिन पहले ये प्रोविजन था कि ये जो बेनिफिट है वो अगले साल उठा सकता था या नेक्स्ट कैलेंडर में ले सकता था। बट अब क्या है, वो उसी साल उसका बेनिफिट भी ले सकता है, उसी साल वो एनुअल लीव भी ले सकता है ना। ओवर टाइम के लिए क्या बोला है? ये जो ओवर टाइम वाला प्रोविजन है इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही पावर है इसको रेगुलेट करने का। और अगर ये भी है कि जो एम्प्लॉयर है वो जबरदस्ती ओवर टाइम नहीं करा सकता है। एम्प्लॉय का कंसेंट होना जरूरी है अगर वो ओवर टाइम कराता है। नाउ ये जो न्यू कोड है इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं विमेन के बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स के बारे में, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के बारे में एंड ट्रांसजेंडर के बारे में। इन सब के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। अब हम लोग इसे फ्लो चार्ट के थ्रू कवर करेंगे। देन विमेन के रिगार्डिंग एक्चुअली जो लॉ था पहले वो क्या था कि जो 7 PM है, मतलब इवनिंग का 7 PM से लेके मॉर्निंग के 6 AM तक कोई भी काम विमेन से नहीं कराएगी कोई भी इंडस्ट्री। और 9 घंटे से ज़्यादा भी काम नहीं कराएगी। लेकिन अगर वो 9 घंटे से ज़्यादा काम कराती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये इसको रेगुलेट कर दिया गया है क्योंकि 9 आवर्स अब नहीं है, अब 8 घंटे का काम है। और फिर आता है ओवर टाइम का प्रोविजन। साथ के साथ ये भी बोला गया है कि विमेन कैन नाउ बी एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और अगर नाइट शिफ्ट है तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि विमेन का कंसेंट होना चाहिए कि वो नाइट शिफ्ट में रेडी है काम करने के लिए। ये परमिशन विमेन से लेनी पड़ेगी, मतलब उनका कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद ही एम्प्लॉयर उसको नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ कर सकता है। और अगर मतलब उसे एम्प्लॉय कर सकता है, अगर उसे नाइट शिफ्ट के लिए एम्प्लॉय करता है, इन दैट केस उसको एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कैब फैसिलिटीज देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को। ये है विमेन के बारे में। नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के बारे में क्या प्रोविजन है कि जो भी लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हैं उन पे ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो कोड है वो एप्लीकेबल है। और जो भी स्टैब्लिशमेंट है जिसमें 50 या 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम करते हैं उन पे भी एप्लीकेबल है। और अगर कोई एजेंसी 50 या 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करती है तो उस एजेंसी पे भी ये कोड एप्लीकेबल है।
चाहे वो एक दिन के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम क्यों ना कराए, एक दिन पूरे साल में, तब भी उस पे ये कोड एप्लीकेबल है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर हैं, इट कैन बी हायर्ड ओनली इन द नॉन कोर एक्टिविटीज, नॉट इन द कोर एक्टिविटीज। मतलब कोई एक्स्ट्रा काम कराना है, मतलब जैसे कोई इंडस्ट्रीज की कोई कोर एक्टिविटी है, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग नहीं हायर कर सकते। कुछ और काम करवाना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। अगर कोर एक्टिविटीज वाली काम करवानी है तो आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे भी ले सकते हैं। नाउ वेलफेयर या वेज से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास है। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उन पे वेज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजेंसी पे आती है, कि जो एजेंसी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोवाइड करा रही है किसी इंडस्ट्री में, तो ये एजेंसी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पैसे देगी, वेजेस देगी। बट इन केस ऐसा होता है कि एजेंसी एम्प्लॉयज को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज हैं उनको वेजेस नहीं देती है, तब उनको कौन पैसा देगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और उसके बाद वो एजेंसी से वापस ले लेगा, रिकवर कर लेगा ये अमाउंट जो उसने दिया है। लेकिन ये जो वेलफेयर है, जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं या फिर अदर बेनिफिट्स हैं, जो ये, क्योंकि हमने कोड पढ़ा था सोशल सिक्योरिटी का कि मतलब अब हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, तो जो बेनिफिट्स हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को। देन ये हम लोग कर चुके हैं। टाइमली पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है टाइमली पे करेगा वेज को, और अगर वो नहीं करता है देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल पे एंड रिकवर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। इससे पहले हम लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की ड्यूटीज करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा इंटरस्टेट माइग्रेंट्स का। अब ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं उन पे ये कोड एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं उनकी सैलरी, मतलब उन पे एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी 18,000 या उससे कम है। और ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना मैंडेटरी है यूजिंग द आधार कार्ड, तभी वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। और साथ में वो पीडीएस की, मतलब पीडीएस को पोर्टेबल बना दिया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। सो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर जैसे सपोज वो माइग्रेट करते हैं यूपी या बिहार वाले रीजन से महाराष्ट्र में, तो उनके पास जो राशन कार्ड है वो यूपी का है, लेकिन वो ये फैसिलिटी महाराष्ट्र में जाके भी अवेल कर सकते हैं। सो ये पीडीएस पोर्टेबिलिटी भी उनको अवेलेबल है, तो ये सारी फैसिलिटीज लेने के लिए उनको आधार कार्ड से रजिस्टर करना मैंडेटरी है। अब उनको भी वेलफेयर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में, हमने इसे किया था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है इस प्रोविजन में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर। ओके, बिफोर दैट वी हैव दिस ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री। सो पहले सिने एक्ट के थ्रू बहुत ही नैरो डेफिनेशन दिया गया था कि ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में कौन कौन आता है, बट नाउ जो भी एनिमेशन में इन्वॉल्व है, एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व है, वो सारे लोग इसमें कवर्ड है, और उन सब पे ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला जो सेफ्टी कोड है ये एप्लीकेबल है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर। उनके लिए प्रोविजन है कि इनको सेपरेट बेथिंग प्लेस देना चाहिए, इनको एक लॉकर प्रोवाइड करना चाहिए, रेस्ट रूम देना चाहिए, ये सब प्रोविजंस है। नाउ ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज की ड्यूटी है कि वो अपना काम ठीक से करे, अगर कोई इशू है तो उसको नोटिस में लाए एम्प्लॉयर के। और एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उनको सेपरेट शेल्टर रूम्स प्रोवाइड करे, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करे, वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो भी हजार्डियस इंडस्ट्री है वहाँ पे सेफ्टी कमिटी होनी चाहिए या सेफ्टी कमिटी ऑफिसर होना चाहिए। नाउ ये कैंटीन फैसिलिटी एम्प्लॉयर तब देगा जब उसके इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। रेस्ट रूम्स तब देगा जब उसमें 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। वेलफेयर ऑफिसर मैंडेटरी है, मतलब वेलफेयर वो प्रमोट करेगा ना, वो चेक करेगा कि वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, आप वेलफेयर स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो वो सारी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जिसमें 250 से ज़्यादा या 250 वर्कर काम करते हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का खतरा है, वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। और ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है। नाउ सेफ्टी कमिटी और ऑफिसर। ये जो सेफ्टी कमिटी है, पहली बात तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। और ये कहाँ पे बनती है? हर एक एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो एम्बुलेंस और ये सेफ्टी कमिटी, ये दोनों के लिए मैंडेटरी है कि उस इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर काम करने चाहिए। अगर वो हजार्डियस इंडस्ट्री है तो 250 का लिमिट है,
और अगर वो बिल्डिंग एंड दिस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाला है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, तो उसमें 250 का लिमिट है, और माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे 100 का लिमिट है। अब एक और चीज़ बोली गई है इसमें कि अगर कोई बिल्डिंग और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उनको एक टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करे, क्योंकि वो जैसे कंस्ट्रक्शन करके जो भी लेबर हैं, फिर वो थक जाते हैं तो वो वहीं पे झोपड़ी डाल के रहने लगते हैं, मतलब उनका जो भी यहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसके आसपास ही वो ऐसी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शेल्टर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज द सोशल सिक्योरिटी फंड। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, ये बनाया गया है इस कोड के अंदर, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पहले जितने भी एक्ट थे उनमें कवर्ड नहीं थे, मतलब इस बार उनको इंक्लूड करा गया है। तो उनके वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो भी पेनल्टी से, फाइन से पैसा आ रहा है, या फिर ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा इसमें डिपॉजिट किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड में, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कोड है, इसने 13 लॉज को सब्ज्यूम किया है अपने अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, सबको एक साथ लाके एक कोड से इम्प्लीमेंट करना। नाउ एम्प्लॉय एंड वर्कर। वर्कर, ये वर्कर की डेफिनेशन में एम्प्लॉयज में तो सब आते हैं। एनी पर्सन ऑन वेजेस, ईदर इट्स डायरेक्टली और थ्रू इनडायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, या फिर जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड करा गया है एम्प्लॉय में, सेल्स प्रमोशन का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इसमें इंक्लूड करे गए हैं एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में। अब वर्कर्स में एम्प्लॉयज तो हैं ही, लेकिन जो सुपरवाइजर्स हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ये 15,000 की लिमिट याद होगी आपको, तो जिनकी सैलरी से ज़्यादा है वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं है, या फिर जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वो भी इसमें एक्सक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। नाउ ये मैंडेटरी है एम्प्लॉयर पे टू इशू अ रिटन फॉर्म ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल द एम्प्लॉयज। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं तो प्राइवेट में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो वो उसी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, जो भी एम्प्लॉयज जाते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और ये मैंडेटरी है कि एम्प्लॉयर को ये देना कि आप हमारी कंपनी में काम करने के लिए आ सकते हैं, और आपको ये वेलफेयर, वी कैन से, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब कुछ बताना होता है एम्प्लॉयर को। नाउ इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द रूल्स गवर्निंग द हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये तो कोड है, लेकिन इस कोड के अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि और कोई वो मीन्स एंड मैकेनिज्म्स बता सकती है, और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी बोल सकती है कि आपको ये करना पड़ेगा, नोटिस दे सकती है कि टू प्रमोट दिस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ ये जो कोड है, ये हर एक एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है जहाँ पे भी 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं। सो इसमें 10 वाला रूल है 10 वर्कर्स का। नाउ वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है? वेजेस में बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस, मतलब ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है। दिस प्रोविडेंट फंड ये इंक्लूडेड नहीं है। पेंशन, हाउस अलाउंस, ओवर टाइम, ग्रेचुटी, मतलब ये सब जो बेनिफिट्स हैं, और ये जो बोनस वगैरह, ये सब नहीं इंक्लूडेड है सैलरी में और वेजेस में। नाउ इस कोड में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन, क्योंकि हमने देखा था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, जो कि एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, ये ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए। सो सेंट्रल लेवल पे कौन है और स्टेट लेवल पे कौन है उनको देखेंगे। सबसे पहले जितनी भी सेंट्रल पीएसयूज हैं, जिन पे भी ये ओएसएच कोड एप्लीकेबल है, वो सारे पे जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर उसका शेयर 50% से कम हो जाता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, मतलब अगर वो प्राइवेटाइज हो जाती है या फिर प्राइवेट के अंडर आ जाती है बाद में, तब भी उस पे जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। एनी इंडस्ट्री विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सो यहाँ पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। अब बाकी सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, या फिर स्टेट में अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। सो वी आर डन विद दिस कोड, and we can say all the 4 labor codes, 1 in social security and 3 in this. So if you find this helpful, please give a positive feedback. Thank you.